ये आपका इटूरिया का कितना नंबर सेट नंबर, माइक बंद कीजिए। ठीक है, इटूटेरिया की सेट नंबर कितनी है? 3 है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100 है। और इसमें से जो 80 प्रश्न जो होंगे किसके होंगे? इसके 80 प्रश्न आपके हिस्ट्री के हैं। ठीक है, 20 प्रेस क्या है, करंट अफेयर्स क्या है। तो हम लोग केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे टैकल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपके सामने ये। ठीक है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? शाही नौसेना है तो लकड़ी की आपूर्ति, रेल लाइनों के प्रसार के कारण, व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए, किस वजह से लकड़ियां काटी गई? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे शाही नौसेना, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है, जिसको बोलते हैं शाही नौसेना, उसके आपूर्ति की वजह से बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद तीनों किसकी वजह से भी ऑप्शन काटी सही गई? है सर। ठीक है, रेल लाइनों के प्रसार की वजह से। 1853 में आपको पता होना चाहिए भारत में रेलवे आई थी। ठीक है, रेलवे की, ठीक है, रेलवे को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता? लकड़ी का प्रयोग होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस वजह से भी लकड़ियां का मतलब जंगल काटा गया। अब व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के हेतु सारे रीजन थे जिसकी वजह से क्या होता है, जंगल काटा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सेवा, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, सर्विस। ठीक है, इसको बोलते हैं आईएफएस, क्या अठारह होता है? सौ बयासी आईएफएस। ठीक है, IFS। नहीं ये 1864 में होता है। ठीक है, कब होता है? 1864 में होता है। आईएफएस की स्थापना होता है। आपको पता होना 3 प्रकार की सिविल सर्विसेज है। ठीक है, जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, जिसमें आईएएस है, आईपीएस है, एक आईएफएस है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में। ठीक है, ध्यान में, कब हुई थी? 1864 में हुई थी। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और इसके लिए मतलब जो व्यक्ति ने योगदान दिया उसका नाम है डायट्रिच बैंडिंग। क्या नाम था? डायट। डायट्रिच। क्या नाम था उसका? डायट्रिच, डायट्रिच बैंडिंग। नाम ध्यान रखिएगा, बैंडिस है, थोड़ी बैंडिस है। ठीक है, इनका योगदान रहा था। ठीक है, अब आते तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में, ठीक है, आपके विचार करनी है। इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में आपको विचार व्यक्त करना है। आपको बताना है इसकी स्थापना, पीयूष जी माइक बंद कीजिए। ठीक है, इसकी स्थापना 1905 में देहरादून में हुई थी। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? इसकी स्थापना 1905 में देहरादून में हुई थी, इज दैट राइट? ठीक देहरादून है, में तो है, 1905 नहीं है। हाँ में बिल्कुल। हुआ था। बिल्कुल, कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, 6 में 1905 में नहीं हुआ हुआ था था, सर। लेकिन देहरादून में है। ठीक है, हम्म यहाँ जिन पद्धति से हम्म। शिक्षा दी जाती है उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। बिल्कुल, उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, वर्तमान में भी आपको देहरादून में होगा। फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है ना, ठीक है, यही प्रस्तुत करती है। ठीक है, रिपोर्ट जो आता है, वन रिपोर्ट जो आता है, यहीं से आता है। अब वन रिपोर्ट जो आता है प्रत्येक 2 साल पे आता है। कब, कितने साल पे आता है? प्रत्येक दो। 2 वर्ष पे वन रिपोर्ट जो होता है देहरादून से ही मतलब प्रकाशित किया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च जो है यहीं से होती है। ठीक है, अब मतलब वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आप देखो कि जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। ठीक है, ध्यान में रखना है। सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे। ठीक है, बताना है इनमें से, ठीक है, सही कथन का चयन करें। ठीक है, पहला ऑप्शन है। स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। ठीक है, सही। जंगल सही को है। 3 श्रेणी में बांटा गया था। पहला आरक्षित होता था, रिजर्व जिसको बोलते थे। एक होता प्रोटेक्टेड होता, सुरक्षित होता था। एक होता ग्रामीण होता था। सबसे अच्छे जंगलों का आरक्षित वन कहा गया। वो तो सही है। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। ठीक है, आरक्षित वाला जो था पूरी तरह से रिजर्व था, यहाँ से किसी भी प्रकार के किसी भी चीजों को लेना नहीं था। ठीक है, सबसे अच्छे जंगलों का आरक्षित तो कहा गया, लेकिन यहाँ से कुछ भी आप ले नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गांव वाले मतलब केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार की औषधि यहाँ से ले सकते थे। ये स्टेटमेंट क्या गलत है? केवल स्टेटमेंट एक क्या है, सही है। आप देखेंगे सही झूम है। की खेती। झूम की खेती क्या होता है? स्थानीय खेती होता है। ठीक है, इसको बात करना है किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसका क्या होगा। इसका लादिंग के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? लादिंग के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? तो साउथ ईस्ट लादिंग जो है दक्षिण आपको, ठीक है, अफ्रीका दक्षिणी और पूर्व मध्य। एशिया। हाँ। एशिया में। दक्षिण ठीक है, पूर्व एशिया। बिल्कुल। मिल्पा के नाम से कहाँ जाते? कई बार एग्जाम में पूछा है, मिल्पा के नाम से कहाँ पे जानते हैं? तो मध्य मध्य अमेरिका अमेरिका। में मिल्का अमेरिका में। ठीक है, हम्म, चितमेन के नाम से कहाँ पे जानते हैं? चितमेन के नाम से, ठीक है, अफ्रीका। अफ्रीका में। ठीक है, और चेना के नाम से कहाँ पे हम्म, जाना जाता है? चेना के नाम से। श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। बिल्कुल ठीक है। यह स्लैश, सारे के सारे स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखें, एक बार फिर से रिपीट हम्म, कर रहा हूँ। लादिंग के नाम से कहाँ से जाते हैं? क्या बताएंगे? लादिंग,
ठीक है, दक्षिण पूर्व बिल्कुल। दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। मिल्पा के नाम से मध्य अमेरिका में जानते हैं। ठीक है, चितमेन के नाम से अफ्रीका में जानते हैं, और चेना के नाम से श्रीलंका में जानते हैं। ठीक है, इसको घुमंतू खेती या फिर झूम की खेती भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिंदुस्तान में घुमंती खेती को कई तरह से नाम से जानते हैं, जैसे झूम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? झूम। क्या बोला जाता है? झूम खेती कहते हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्र में इसकी बात करेंगे, पोडू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? साउथ में पोडू के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? सबके सब घुमंतू खेती है, मतलब जनजातीय समाज यहाँ पे खेती करती है। जब यहाँ पे मतलब भूमि की, मतलब ये लोग क्या करते हैं, जंगल में वो नहीं करते। जैसे हम लोग क्या करते, खेती करने से पहले क्या करते हैं, कुदाल वगैरह चला के मिट्टी को जोतते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जंगल जला देते हैं, फिर जोता है। खेती करते हैं, और फिर वहां से मतलब माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब आते हैं, यूरोपीय वन रक्षक घुमंटू खेती के विरुद्ध क्यों थे? घुमंटू खेती मतलब डेट मीन्स वही स्लैश एंड बर्न या फिर झूम की खेती के उनके विरुद्ध के थे। तो घुमंटू खेती वाली जमीनी इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। बिल्कुल। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को जलने का खतरा होता था। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने के लिए ये सारे के सारे रीजन थे, जिसके वजह से क्या हुआ, यूरोपियन गवर्नमेंट जब आती है, कंपनी की सरकार जब आती है, तो उन्होंने मतलब, ठीक है, जिनके तरफ से आवाज आ रही है जो अपने फैमिली के साथ है, माइक बंद करके रखेंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बातचीत करते हुए पढ़ाई मत कीजिए। ठीक है, तो सारे के सारे रीजन थे जिसकी वजह से यूरोपीय वन रक्षक घुमंटू खेती के मतलब क्या हो गया, विरुद्ध हो गए। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर प्रश्न। देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए। ठीक है, वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय कंपनियों, ठीक है, वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। पहला रीजन। अब देखेंगे, स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई, मतलब उनको रोक दिया गया। कुछ घुमंटू समुदाय खदानों और बागों में काम करने को मजबूर हुए। ठीक है, ध्यान रखें कथन कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार, मतलब वन को क्या किया गया, ब्रिटिश के द्वारा वन को अपने अंतर्गत ले लिया गया, सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। लेकिन वन में कौन रहते थे? वन में संसार जनजातीय समूह रहते थे, और उनको लगता था वन संपदा क्या है, वर्षों से मतलब क्या, उनका उस पर अधिकार है। उनके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। सबसे पहले वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। मतलब इजारेदारी मतलब एक तरह से देखेंगे जमींदारी समझ लीजिए, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास चला, व्यापारी कंपनी के पास चला गया। स्थानीय लोग जो थे जो वहां पे रहते थे, उनको शिकार और पशु चराने पे बंदिश लगा दी गई, न तो शिकार कर सकते थे, न तो अपने पशुओं को चरा सकते थे। कुछ घुमंटू समुदाय, जब इन सारी चीजों से उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, तो उनको बागान और खदान में काम करने के लिए उनको मजबूर किया गया अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उनके जीवन में काफी अधिक प्रभाव पड़ा। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? देवसारी की बात करेंगे, या फिर मान किसको कहते थे? तो देवसारी मान जो है जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुक्ल, समझ रहे हैं ना। जो जनजाति समाज बरसों से, ठीक है, जंगल में रह रहा था, उनके दादा रहे थे, उनके पूर्वज रहे थे, सबके सब जंगल में रहा था। अब वही जनजाति समाज को अगर मतलब लकड़ी लेना पड़ता था, उनके बदले उनको एक विशेष प्रकार के शुल्क देना पड़ता था। उस शुल्क को देवसारी या फिर मान कहते थे। ठीक है, इसी वजह से उनके मन में क्या होता है, काफी अधिक मतलब क्या होता है, असंतुष्टि उत्पन्न होता है, और इसी के वजह से जनजातीय विद्रोह आपको भारत में देखने को मिलता है। क्योंकि जो संपदा उनका है, उनके बदले ब्रिटिश उनको क्या कर रहे थे, तो उनके लिए उनसे पैसे ले रहे थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे संथाल समुदाय के लोग जो थे, ठीक है, एक विशेष प्रकार का शराब बनाते थे, जिनको महुआ बोला जाता था। ठीक है, वो खुद के पीने के लिए बनाते थे, उस पे 4 आने का टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, 4 आने के कर लगा दिया गया था। इस वजह से संथाल समाज काफी अधिक क्या था, गुस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी, लकड़ी के ऊपर टैक्स लगाया गया, शराब के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, पशु को जंगल में चरने से मना कर दिया गया, लकड़ी काट नहीं सकते थे वो, तो बहुत सारी चीजें थी, इनके वजह से आगे चल के आपको विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। बैलेंडोंग डियंस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसमें गांव वाले लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध करवाते थे।
समझ रहे हैं? तो इसका ये व्यवस्था जो था बैलेंडोंग, ठीक है, बैलेंडोंग समझिएगा, बैलेंडोंग व्यवस्था जो था, ठीक है, ये आपको, ठीक है, बस्तर में नहीं था, ठीक है, ये भारत से बाहर था ये व्यवस्था, ठीक है, ये व्यवस्था की बात करेंगे भारत से बाहर, ठीक है, जावा, जावा, ठीक है, जावा में था, जावा इंडोनेशिया जो जानते हैं ना, वहां पे था, ठीक है, ध्यान में रखना है, कहाँ पे था, जावा इंडोनेशिया में था। वहां पे क्या किया जाता था, डचों ने, जावा में डचों ने रेल लाइनों के निर्माण के लिए वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किया, ठीक है, पेड़ काटना, लट्ठों को धोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों की खेती की जमीनी पे लगाम दे दिया और बाद में कुछ गांव के इस स्तर पे उसे मुक्त कर दिया कि सामूहिक रूप से पेड़ काटने तथा लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। इस व्यवस्था को क्या बोलते थे, बैलेंट डोंग, ठीक है, गंडी एस्टन, मतलब, ठीक है, मतलब यहाँ पे जंगल के ऊपर सबसे पहले क्या किया, ठीक है, वहां की सरकार ने, डच गवर्नमेंट जो कि जावा में रूल कर रही थी डच गवर्नमेंट, वहां पे कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। लेकिन कुछ लोगों ने जब इसका विरोध किया तो बोला ठीक है तुम्हारे जंगल पे कर नहीं लगाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर रेल लाइन का जब हम निर्माण करेंगे और रेल लाइन में जो लकड़ी वगैरह जो उनको आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए तुम भैंसा उपलब्ध करवाओगे और साथ में क्या करोगे उसको, मतलब ढो के, मतलब क्या करोगे, एक जगह से दूसरे जगह भी पहुंचाओगे। इस तरह की व्यवस्था भारत में ब्रिटिश बाद में लेकर आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक तरह से समझे बेगारी करवाना। क्या करवाना, बेगारी करवाना, ठीक है। तो बैठ बेगारी की समस्या जो थी आपको किस जनजाति में आपको देखने को मिली थी, जिसके बाद उस जनजाति ने तगड़ा विरोध किया और वो फिर रेल लाइन ही बन रही थी, ठीक है, कौन सी जनजाति थी वो, संथाल मुंडा। जनजाति थी, ठीक है, संथाल जनजाति में बैठ बेगारी की समस्या थी। भागलपुर में से राजमहल की पहले रेल लाइन का निर्माण हो रहा था जहां पे उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, ठीक है। तो कुछ तरह का व्यवस्था जो था जावा में था, उस व्यवस्था को ब्रिटिश ने यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत की, ठीक है, इसकी वजह से भी जनजातीय समुदाय में काफी अधिक, मतलब क्या था, विरोध था, ठीक है। शरना, देवराकुदु, कानराई इत्यादि क्या थे, शरना की बात करेंगे, देवराकुति की बात करेंगे, ठीक है, राय की बात की, इत्यादि क्या था, शरना तो आप लोग जानते हैं सब के सब क्या था, ठीक है, ये पवित्र था, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। सरना जो होता था ना वहां पे वो क्या होते थे, एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर होता था। जनजातीय लोग क्या करते थे, यहाँ पे उनको बच्चों लोग जो होते थे उनको ट्रेनिंग देना पड़ता था। जनजातीय समुदाय में एक नियम था, ठीक है, मतलब जनजातीय समुदाय में एक नियम जो था, मतलब जो एक उम्र होती थी, 14 साल का उम्र हो गया फिर 12 साल का उम्र हो गया, तो उनको कुछ दिन तक अपने परिवार से दूर रहकर ट्रेनिंग वगैरह लेना पड़ता था। तो जहां पे ट्रेनिंग लेने जाते उस जगह को सरना करते थे। वहां पे मतलब क्या होता था, माझी में भी था, मुंडा में भी था, सब में था। सरना में जाकर ट्रेनिंग लेते थे तो वहां पे क्या होता, महिलाओं को अलग ट्रेन किया जाता था और पुरुषों के अलग से ट्रेन किया जाता था। ये व्यवस्था कहाँ पे थी, तो जनजाति समुदाय में थी। तो डेबरा कुडू कान राई सबके सब क्या था, पवित्र बगीचा था। मतलब बगीचा यहाँ पे लिखने का मतलब एक तरह से एक तरह ट्रेनिंग का जगह था, ठीक है, स्पेस था, जंगल के अधीन ही था। उस पे क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब कंट्रोल किया तो इसके प्रति ही मतलब क्या हुआ, काफी अधिक मतलब असंतोष का भावना था, ठीक है। इस सबसे जनजातीय लोगों के लिए एक पवित्र क्या था, ठीक है, बगीचा समझ लीजिए, ठीक है, जहां पे मतलब इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जनजातीय समुदाय के लोग थे। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी इन जगहों पे होती थी, ठीक है। अब देखिए चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्यों को मिलान करना है। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। एक तो बोले ढांगर जिसको कहते हैं, ठीक, गांव देहात में ढांगर कहते हैं, ठीक है, ढंगर कहते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ये समुदाय कहाँ की थी, ढांगर समुदाय कहाँ की थी। चलिए गोल्ला समुदाय कहाँ का, सो बता दी। गोल्ला समुदाय क्या पालते थे, गोल्ला समुदाय गाय ये भैंस गाय और भैंस पालते थे, ठीक है। गोल्ला समुदाय क्या पालते थे, गाय और भैंस पालते थे। कुरमा क्या पालते थे, कुरमा समुदाय जो था वो भेड़ बकरी था, ठीक है। और रायका समुदाय की बात करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित है। और ढांगर की बात करेंगे तो राजस्थान से, महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ठीक है। महाराष्ट्र से ये ये सबके सब क्या है, ये सबके सब चरवाहा समुदाय है, जो कि जंगलों में रह के अपने क्या करते थे, गाय भैंस भेड़ बकरियां इन सबको मतलब क्या करते थे, चढ़ाने का काम करते थे। लेकिन बाद में इनको जंगल पे जाने पे इनको क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा, इनका पलायन होगा। जब जंगल में जब जाना, जब ये शुरू नहीं बंद कर देंगे, नहीं जाने दिया जाएगा, तो ये समुदाय क्या होगा, पलायन करेगा, ठीक है। तो वैसे और भी बहुत सारा समुदाय, जैसे आप जाओगे तो जम्मू कश्मीर पे जाओगे तो एक समुदाय आपको मिले बकरवाल मिलेगा, ठीक है। एक समुदाय आपको मिलेगा गिद्धा की कुछ है सो मिलेगा, बहुत सारा समुदाय है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो गोल्ला समुदाय गाय भैंस, कुरमा समुदाय भेड़ बकरिया, रायका की बात करेंगे राजस्थान से संबंधित है, ढंगर की बात करेंगे महाराष्ट्र से संबंधित है। ये सब एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 95, चैप्टर नंबर 4।
ठीक है, अभी जो मैंने आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड किया उसमें एक एक लाइन लिखा हुआ है, उसे कहाँ से लिया गया है, किस पेज से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, प्राचीन सर काल ये में अभी भ्रमण। अभी ये सर सेट डिस्कशन ही हो रहा है ना सर? आपको कुछ अलग लग रहा है ये? नहीं सर वो आपको आपको हम बोले थे 8:30 में क्लास में आने के लिए, हम समझा रहे थे तो उस समय तो आपने आया नहीं। ठीक है, तो अभी आप वेट कर लीजिए, इसके बाद फिर जो आपका डाउट्स होगा वो ले लेंगे। ठीक ओके है, सर, चलिए। ठीक है सर। प्राचीन काल के भ्रमण कार्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। व्यापारी अवसरों की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। बिल्कुल, व्यापार एक जगह नहीं हो सकती, अभी भी व्यापार जो होता है। ठीक है, देखिए लोग भ्रमण क्यों करते थे, भ्रमण करने के क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, कोई आदमी व्यापार से भ्रमण करेगा, कोई आदमी ज्ञान की तलाश में भ्रमण करेगा, और कोई आदमी शौक से भी भ्रमण करेगा। तो जो शौक से जो भ्रमण करेगा उसको बोलते हैं एडवेंचर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एडवेंचर कहते हैं। अभी भी लोग एडवेंचर करने जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारे के सारे रीजन जो थे, ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, तो ये सारे के सारे रीजन जो थे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या हुआ, काफी अधिक मतलब इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो व्यापारी जो थे, ठीक है, अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। सही है। पुजारी तथा तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। बिल्कुल सही है। जैसे दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करें, दोनों को दोनों स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप सिंपल शब्दों से आप समझ सकते थे। भगवान महावीर सॉरी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी हुआ, लुम्बिनी में जन्म हुआ। आ गए बिहार ज्ञान की प्राप्ति के लिए, बिहार से फिर उत्तर प्रदेश चले गए ज्ञान बांटने के लिए, उत्तर प्रदेश से फिर मतलब कहाँ पे, कुशीनगर में चले गए जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ज्ञान को फैलाने के लिए भी एक तरह से दूसरी जगह जाते। व्यापारी भी जानते थे। जैसे भारत में, भारत से ज्ञान विज्ञान विश्व के बहुत ज्यादा हिस्सों तक फैला। जीरो का आविष्कार भारत में हुआ। विभिन्न चीजों का आविष्कार की बात करेंगे तो भारत में ही होता है। और भारत का व्यापार जो था अरब व्यापारी के साथ, भारत सबसे पहले अरब के साथ व्यापार में शुरू करता। पढ़ोगे तो अरब जो थे सबसे पहले केरल के मलाबार तट पे आते हैं और वो सबसे पहले यहाँ पे प्रारंभ करते। अरब का संबंध किसके साथ था? यूरोप से था। तो ज्ञान विज्ञान की जो टेक्निक जो थी, भारत होते हुए अरबों ने ग्रहण किया। अरब व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे, अरबों ने उसके विश्व के विभिन्न हिस्सों में क्या किया, फैला दिया। तो इस तरीके से ज्ञान विज्ञान की टेक्निक जो थी एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, पहुंचती है। ठीक है, चलिए। और तीसरा क्या है रीजन, क्या है? एडवेंचर के लिए भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं। तो इनसे भी क्या होता है, नए नए जगहों की घूमने का जिनको शौक होता है तो वो भी मतलब क्या करते हैं, नए नए जगहों का एक्सप्लोर करते रहते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या, देखिए अब चीज आ गया, अभी जो बात मैं आपको बता रहा था। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों में मतलब फैला, नहीं होता था। ठीक है, आदान प्रदान नहीं होता था। ठीक है, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान नहीं होता था, बताइए क्या इसका आंसर होगा? कोई नहीं, सब होता था। ठीक है, सारे के सारे होते थे। जैसे बोला मूल्य और मान्यता आ जाती थी। मूल्य, ठीक है, मतलब कल्चर की बात हो रही है। ठीक है, क्या चीज का? कल्चर्स की बात हो रही है। अब भारतीय कल्चर्स पे कहीं ना कहीं से, ठीक है, इंडो इस्लामिक शैली हम लोग बोलते हैं ना। इस्लाम तो हमारे यहाँ नहीं आया। जब 712 में जब कासिम का आक्रमण हुआ, 1526 में जब मुगल एम्पायर आया, तो हमारे ऊपर पे उनका भी असर हुआ। तो इससे हमारा एक नया शैली बना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक बोलते हैं। इंडो पर्सियन बन गया। कुषाण हमारे यहाँ बाहर से आए, उन्होंने एक नया शैली, तो कुषाण और भारतीय कला मिलने से मथुरा कला वगैरह गांधार कला का विकास हुआ। तो क्या हुआ, मूल्य और मान्यता है क्या हुई, बाहर से आके हमारे पास मिला कि नहीं। हुनर का विकास होता है। हुनर में बहुत सारा हुनर जो था एक जगह से दूसरी जगह गया, लोग मतलब सीखे। जैसे प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार कहाँ पे हुए? चीन में हुआ। यूरोप में फैला, गुटेनबर्ग उसको पूरे यूरोप में लेकर गया, यूरोप से क्या हुआ, पूरे दुनिया में फैल गया। चाय के आविष्कार कहाँ पे हुई? चाय का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन क्या हुआ, इसको लोकप्रिय किसने बनाया? यूरोपियन ने इसको लोकप्रिय बना दिया। चाय, आप यूरोप में जाओगे, कल्चर का हिस्सा है, परंपरा का हिस्सा है। दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है, हमारे यहाँ भी होती है। एक कल्चर का हिस्सा बन गया है। किसी के यहाँ जब जाते हो तो सबसे पहले क्या देता है, चाय पानी देता है सबसे पहले। क्या कल्चर का हिस्सा बन गया ना, डायरेक्ट खाना तो सर्व नहीं करता है। तो मान्यताएं कल्चर जो होती है एक जगह से दूसरी जगह। विचार गया, आइडियोलॉजी गया, यूरोप से बहुत सारे विचार हमारे यहाँ, जिसे बात करेंगे क्या बोलते हैं उसको, डिसेंट्रलाइजेशन। मॉन्टेस्क्यू ने बोला से भाई साहब सत्ता केंद्र में नहीं होना चाहिए, सत्ता का हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए।
तो अभी जो चीजें हमको आसान लग रही है, लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने बहुत साल पहले में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी दिया था, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी उसने दिया था। डेमोक्रेसी क्या था? आज से जब 500 वर्ष पहले अगर डेमोक्रेसी की बात करता तो यूटोपियन सोसाइटी बोला जाता था, एक ऐसा सोसाइटी जो कि मतलब रोमांटिसिज्म, ठीक है, आप पढ़ोगे यूरोप का इतिहास तो इसमें कॉन्सेप्ट निकल का है रोमांटिसिज्म, अगर 9th 10th अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो उसमें रोमांटिसिज्म निकल कर आता है, या फिर बच्चे को पढ़ाते उसमें भी होगा। रोमांटिसिज्म उसको कहा गया जो कि मतलब एक विशेष प्रकार की कल्पना करता है जो कि सोसाइटी में डेवलप नहीं करती है। ठीक है, जैसे आज से 200 वर्ष पहले अगर कोई आदमी कहता से हम अभी आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप कहाँ पे बैठे हो मुझे नहीं पता, मैं कहाँ पे हूं, आपको नहीं पता, तो आज से 200 वर्ष पहले अगर ये बात कही जाती, 200 वर्ष के 50 वर्ष पहले भी कहती, तो लोग कहता पागल हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या? हम एक दूसरे को देख सकते फोन पे। तो ऐसा थ्योरी जो था बहुत पहले आए विचार निकल के। ठीक है, तो विचार आइडियाज का डेवलप जो होता है, एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान हुआ। आविष्कार भी सेम चीज है। और सबसे खतरनाक चीज होता कीटाणु। जब यहाँ पे डच, सॉरी क्या नाम है इनका, पुर्तगीज आते हैं, पुर्तगाली जब आते हैं, तो पुर्तगाली ने देखा से भाई साहब इंडियंस या फिर अफ्रीकन्स, उनका इम्यूनिटी क्या है, बहुत वीक है, इनमें इम्यूनिटी का विकास नहीं हुआ है, खासकर यूरोप में। तो उन्होंने क्या किया, यूरोप से बहुत सारा बीमारी लेकर आए। यूरोप में वो बीमारी पहले फैल चुकी थी। अगर कोविड हमारे यहाँ फैल चुका है, अगर कोविड वायरस अगर आप, ठीक है, कोविड वायरस अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई देश अगर मान लीजिए कोविड से अभी बिल्कुल अगर अछूता है और वहां पे जाके मतलब कोविड के वायरस अगर फैला दे, तो देश क्या होगा, आर्थिक राजनीतिक सैनिक सब रूप से कमजोर हो जाएगा, उसके बाद उसको जीतना बहुत आसान हो जाएगा। तो यूरोप वाले जब भारत में जब आए तो उसने साथ बहुत सारा कीटाणु और बीमारी लेकर आया, उसने क्या क्या फैला दिया। अब बहुत इजीली तरीके से उसने क्या किया, हमारे ऊपर मतलब क्या क्या सर्व किया। ये कौन करते थे? पुर्तगीज ने ऐसा किया था। ठीक है, अब से के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय में, ठीक है, जापानी सेना ने, ठीक है, उसको बोलते थे बैक्टीरियल बॉम्ब बोलते थे। ठीक है, बॉम्ब क्या, बहुत सारा मतलब कीटाणु को क्या किया जाता है, एक उसमें डाल के उसमें मतलब चीन के ऊपर गिराया जाता था, जहां जहां पे गिरता था कुस्सू बम बोलते थे, और पूरा जगह पे फैल जाता था, बड़ी जनसंख्या को मतलब खत्म कर देता था। तो इस तरीके से इन सारे चीजों का मतलब क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। तो ऑल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मतलब सारे चीजों का आदान प्रदान होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या नहीं होता था पूछ रहा है, तो भाई साहब सारे के सारे चीजों का होता था, इसलिए ऑल स्टेटमेंट क्या है इसका, सही है। पश्चिमी पश्चिमी तट पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद में स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किनके महत्व का पता चलता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। समुद्री व्यापार। ठीक है, बिल्कुल समुद्री व्यापार का पता चलता है। ठीक है, ध्यान में समुद्री व्यापार का ध्यान में रखना है। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित, किसके महत्व का पता चलता है? तो समुद्री व्यापार का पता चलता है। ठीक है, सिल्क मार्ग के बारे में बात करते हैं। सिल्क मार्ग, ठीक है, तो सबसे पहले सिल्क मार्ग की शुरुआत कहां से हुई थी बताइए। कनिष्क के टाइम पे हुई थी। ठीक है, सिल्क मार्ग की शुरुआत ध्यान में रखना है कहां पे हुई थी, चीन से इसकी सिल्क मार्ग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें कहां से हुई थी, सिल्क रूट की शुरुआत कहां से हुई थी। ठीक है, चीन। चीन से हुई थी। और सिल्क रूट जो था, ठीक है, ये आपको क्या होता था, चीन से शुरुआत होता था। ठीक है, एशिया और अफ्रीका के होते हुए, ठीक है, चीन से शुरुआत होकर तो जाहिर सी बात है पहले कहां पे पहुंचेगा। ठीक है, चीन से शुरुआत होता था, एशिया होते हुए ये कहां पे पहुंच जाता था, कुछ हिस्सा अफ्रीका को भी टच करता था, ये यूरोप में पहुंच जाता था। कहां पे पहुंच जाता था, यूरोप में पहुंचता था। सिल्क रूट के कभी लंबाई पूछे, अगर 4000 माइल की ये थी, ठीक है, 4000 माइल की ये थी, ठीक है, 6400 किलोमीटर इसका लेंथ था। सिल्क रूट का लेंथ कितना था, 6400 किलोमीटर था। सिल्क रूट जो था बहुत ही, ठीक है, व्यवस्थित था, बहुत ही मतलब क्या था, व्यापक ये रूट था। ठीक है, इससे विश्व का बहुत सारी व्यापार होता था। सिल्क रूट अगर हम कह दे तो केवल ऐसा ये नहीं से केवल सिल्क का ही व्यापार होता था। अगर कहीं पूछे सिल्क रूट से अगर ऐसा प्रश्न दे दे केवल सिल्क का व्यापार होता था, वो क्या होगा, गलत होगा। सिल्क रूट से केवल सिल्क का व्यापार नहीं होता था, सिल्क के अलावा बहुत सारे चीजों का व्यापार होता था। सिल्क रूट इसका इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि ज्यादातर जो था सिल्क का व्यापार होता था। ठीक है, और सबसे पहले सिल्क की व्यापार जो थी वो शुरू की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से गुजरता था, गलत है, क्योंकि सिल्क मार्ग जमीन से भी था और समुद्र से भी था। यह मार्ग केवल चीन को एशिया भूभाग से जोड़ता था। तो अभी जस्ट मैंने बोला कि भाई साहब ये मार्ग जो था, ठीक है,
ये 15 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर लिया है केवल 3। ठीक है, तो ये केवल चीन को एशिया को, ये केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था, ये भी गलत है, क्योंकि बात के चीन को एशिया के भूभाग से नहीं यूरोप से जोड़ता था। ठीक है, यह मार्ग लगभग 15 शताब्दी तक अस्तित्व में थी। ठीक है, तो ये जो था चौथा 15 गलत शताब्दी, 15 का आंसर क्या लिया है? ए। ये लिया है, चौथा गलत है। तो ये सोना सही चांदी है। लुट गया। सोना चांदी जैसे कीमती धातु इस मार्ग से एशिया से यूरोप, वाह। एशिया से, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न, इसको समझिए। ठीक है, सोना चांदी एशिया से यूरोप नहीं जाती थी, यूरोप से एशिया आती थी। ठीक है, यूरोप वालों का सबसे बड़ी चिंता का कारण क्या है? तो वो, भाई एशिया वाले बहुत समृद्ध थे, बहुत, दे आर मतलब क्या बोलते हैं, रिच इन कल्चर, रिच इन रिसोर्स, रिच इन मिनरल्स, तो इनको कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता था। जब ब्रिटिश ने जब यहाँ पे व्यापार किया, चीन के साथ व्यापार किया, तो ब्रिटिश ने बोला हमसे भी कुछ खरीदो। तो चीन वालों में हम तुमसे क्यों खरीदे भाई, हमारे पास क्या नहीं है, तुम क्या दोगे हमको, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो नहीं। लेकिन इनको ब्रिटिश को चीन से क्या लेना है? तो ब्रिटिश को चीन से चाय लेना है, ब्रिटिश को भारत से सिल्क लेना है, डिफरेंट चीजें लेना है। सिल्क, चीन क्या है, समृद्ध है, कल्चर का अड्डा है, ठीक है, मिनरल्स का मतलब हब है चीन और भारत, और हमको उनसे कुछ चाहिए ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में सामान जब खरीदते थे तो उनको क्या कहता है, बड़ी राशि देनी पड़ती थी। और बड़ी राशि क्या चीज में देनी पड़ती थी? सोना और चांदी में देनी पड़ती थी। तो पूरा यूरोप से सोना और चांदी मतलब क्या हो रहा था, गायब होकर कहां पहुंच जा रहा था? चीन और भारत में पहुंच जा रहा था। ये सबसे बड़ी चिंता का कारण किसके लिए था? ब्रिटिश के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण था। ब्रिटिश ने इसका उपाय ढूंढा। वो उपाय कौन था? वो उपाय अफीम था। ठीक है, उसने चीन को क्या भेजना शुरू किया? चीन को अफीम भेजना शुरू किया। ठीक है, अफीम से क्या होता था, जब वहां का चीन का जो बहुत बड़ा जो युवा जो है, अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसके युवा को बर्बाद कीजिए। युवा अगर नशा में अगर फंस जाएगा तो देश अपने आप खुद बर्बाद हो जाएगा। चीन का सारा युवा जो था अफीम के नशा में फंस गया, और जिसके वजह से चीन को क्या होना है, प्रॉफिट होने लगा। अफीम बेच बेच कर, ठीक है, अफीम चीन में अफीम बेचकर, ठीक है, इनको बहुत अधिक राशि की प्राप्त होती। उसी पैसा से क्या करता था चीन जो था, अब ब्रिटिश जो था चीन से व्यापार करता था। अब उनका सोना चांदी नहीं देना पड़ता था। तो ये सही है, बाकी ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि सिल्क मार्ग केवल भूभाग से नहीं, ठीक है, वाटर से भी गुजरती थी। चीन को एशिया के भूभाग से नहीं जोड़ती थी, चीन को एशिया होते हुए, ठीक है, चीन को एशिया होते हुए कहाँ जाता था? तो ये आपको रोम जाता था, ठीक है, इटली। अब सोना चांदी कीमती धातु इस मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी नहीं, यूरोप टू एशिया जाती थी। ठीक है, इसका ये सही है, बाकी सारा का सारा स्टेटमेंट गलत है। चीन की गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। ठीक है, चीन की गुफा पेंटिंग में किसमें सिल्क रूट को दर्शाया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, गुफा संख्या का नाम है 217। ठीक है, कौन सा है? गुफा संख्या 217 चीन में आपको मिलेगा। वहां पे एक किसको दर्शाया गया? सिल्क रूट को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा ये गुफा संख्या? तो चीन के गुनसू प्रांत में। ठीक है, कौन से प्रांत में है? तो चीन के गंसू प्रांत में है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, और आपका बीपीएससी हम के लोग लिए इसका हाँ, पहले भी इसका डिस्कशन हो चुका है ना सर, एक बार। हाँ एक बार ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, चलिए, मार्को पोलो। सबसे पहले पहले मार्को पोलो कहाँ का था? मार्को पोलो कहाँ का था? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, कहाँ का था मार्को पोलो? ठीक है था। कहू ऑफ मार्बल सर। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए, कहाँ का? वेनिस का यात्री था। ठीक है, कहाँ का यात्री था? वेनिस का यात्री था मार्को पोलो। वेनिस इटली में ही पड़ता है। ठीक है, इसने किताब लिखी थी। ठीक है, वो किताब का नाम था बुक ऑफ मार्वल्स था। क्या नाम था? बुक ऑफ मार्वल्स था। ये मार्को पोलो एक समुद्री यात्री था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो कि कहाँ से आया था? वेनिस से आया था। ठीक है, ध्यान रखिए, इतावली था, वेनिस था, ध्यान में रखना है। इसको इसको बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार, मध्यकालीन यात्रियों का। ठीक है, इसको भी बोलते हैं। ठीक है, मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार इसको भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार इसको भी कहा जाता है। ठीक है, ह्वेनसोंग भी कहते हैं, ह्वेनसोंग को तो शाक्य पंडित, शाक्य मुनि भी कहते हैं बहुत, लेकिन मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, इसको भी कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ। आप देखेंगे स्पेघैती क्या है? बताइए, स्पेघैती क्या है?
खाद्य ठीक है, सामग्री। तो ध्यान रखें क्या है ये। तो एक प्रकार का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा स्पेगेटी की बात करें, एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का आपका खाद्य सामग्री है, क्या है, खाने वाला चीज है स्पेगेटी। ठीक है, क्या होता है स्पेगेटी, ठीक है, नूडल्स होता है। ठीक है, पास्ता जानते हो ना, नहीं नूडल्स, पास्ता नहीं, ठीक है, नूडल्स है, क्या है ये, स्पेगेटी की बात करें क्या है, नूडल्स है। ठीक है, नूडल्स का आविष्कार कहाँ पे हुआ है, चीन में हुआ है। कहाँ पे हुआ नूडल्स का आविष्कार, चीन में हुआ है। ठीक है, पास्ता जैसा ही होता है, हालांकि पास्ता का आविष्कार कहाँ पे हुआ, पास्ता कहाँ का मुख्य भोजन है, इटली इटली के। का है ये, ठीक है, इटली का। इटली का, ठीक है, इटली का। अब तो निम्न कथनों पर विचार करना है। आलू सोया मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ, तो गलत है ना, आलू सोया मूंगफली का उद्भव भारत में नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप में एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज की, तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट की बात करें सही है, पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है, क्या है, गलत है। ठीक है, ये मुख्यतः बात करेंगे तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस जब पहुंचा अमेरिका की जब खोज की, ठीक है, तो उस समय मतलब वहीं से मतलब ये सारे चीज जो थे भारत में भी आते हैं। ठीक है, समझे, भारत में मूल चीजों में नहीं था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस की बात कर, अमेरिका की खोज कब किया था, 1492 में। कब किया था, 1492। तो स्टेटमेंट दो क्या सही है, ये सब भारत में बाहर से आया है। अब आते हैं 16वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका का उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, कौन कौन सी सेना, ठीक है, पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने, ठीक है, पुर्तगाली और स्पेनिश नहीं था, ब्रिटिश और फ्रेंच था। यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली में स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका का विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, पुर्तगाली और स्पेनिश, एक मिनट। इस समय अमेरिका वासियों ने चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता का विकसित हो चुका था, ये तो गलत है। यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली में उपनिवेश की अपनी सैन्य ताकत पर अमेरिका का विभिन्न क्षेत्रों को जीता था, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये ठीक है, ये अमेरिका यूएसए की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब ओवरऑल अमेरिका की बात हो रही है। ठीक है, मतलब नॉर्थ अफ्रीका साउथ अफ्रीका को एक साथ मिलाएंगे ना तो उसको अमेरिका कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे गलती क्या है, तो यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली व स्पेनिश को अपनी ताकत के बल पे जीता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसने क्या किया था, तो कीटाणु लेकर आते थे, चेचक लेकर आते थे, इन क्षेत्रों में क्या किया, कीटाणु चेचक इन सब चीजों को फैला दिया, और जिसकी वजह से मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे क्षेत्र के लोग जो थे, ठीक है, संक्रमित हो गए। ठीक है, और उनको आसानी से जीता जा सका। इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास हो चुका था, तो नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका बोला असत्य कथन का चयन करना है, तो 2 और 3 स्टेटमेंट जो है आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सैनिक के बल पे नहीं जीता था, चेचक फैला दिया, चेचक फैलाने से लोग क्या हो गए, ग्रसित हो गए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जो ये लोग जो आए थे पुर्तगाली और स्पेनिश जो आए थे, इनके अंतर्गत चेचक से लड़ने का प्रतिरोधी क्षमता थी। अब अगर कोविड अगर फैल ही जाएगा, अभी होगा ही कोविड, लेकिन हम लोग को इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग के अंदर क्या होगा, प्रतिरोधी क्षमता का विकास हो चुका है। हालांकि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पे कोविड नहीं फैला, लेकिन बाय द वे मान लीजिए कोई देश है जहां पे कोविड नहीं फैला है, तो उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, करेगा नहीं इफेक्ट। अगर उस देश में जाकर हम लोग कोविड फैला दे, तो वही कोविड का कीटाणु वातावरण में हमको नहीं इफेक्ट करेगा, लेकिन उसको इफेक्ट करेगा। तो यही जो पुर्तगाली और स्पेनिश सैनिक जो थे, अफसर जो थे इनके, इन्होंने क्या किया, चेचक का कीटाणु को क्या किया, फैला दिया, जिसके वजह से, ठीक है, अमेरिकी उपनिवेश के लोग जो थे संक्रमित हो गया, फिर उनको आसानी से इन्होंने जीत लिया। आप चलेंगे 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो कौन कौन था, 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के गतियों प्रभावों का उल्लेख किया है, तो कौन कौन था, तो ध्यान रखें, इसका क्या था, पूंजी है और भूमि है। ठीक है, कौन कौन चीज है, पूंजी है, भूमि है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की 3 तरह की गतियों का प्रभाव का उल्लेखन किया है। तो भूमि ये नहीं कौन है है, तो ना, ये ध्यान में, श्रम है। भूमि, सॉरी गलत लग रहा है श्रम ना, है। व्यापार पूंजी भूमि, एक मिनट, ये भूमि नहीं है, कैपिटल ठीक लेबर। है, सॉरी ये गलत है। ठीक है, व्यापार है, पूंजी है, और क्या है आपका, श्रम आता है ना, हाँ, श्रम आता है। ठीक है, मतलब क्या आएगा, व्यापार
पूंजी और श्रम, ठीक है, मतलब भूमि नहीं है, ठीक है, मतलब 1 और 2 है, समझ गए? मतलब अगर आपको, ठीक है, 3 तरह का एक्टिविटी क्या चाहिए, अगर किसी भी तरह का आर्थिक चीजों का करना है तो सबसे पहले व्यापार, ठीक है, फिर आपको कैपिटल चाहिए, और उसके साथ मतलब क्या चाहिए, श्रम भी होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर, ठीक है। तो इसका 1 2 स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे भूमि था इसलिए क्या है, ये गलत हो गया, 1 2 आपका क्या है, सही है। औपनिवेशिक सरकार ने किस पर अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो 1871 में, ठीक है, अपराधी, ठीक है, अपराधी जनजाति, ठीक है, अधिनियम को पारित किया, कब किया गया, 1871 में इसको पारित किया गया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट कहते हैं, फिर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कहते हैं, क्योंकि अक्सर जो थे अंग्रेजी सरकार जो थी, अंग्रेजी अफसर जो घुमंतू लोगों की शक की नजर से देखते थे, ठीक है, उनको लगता था कि किसी न किसी प्रकार का क्राइम करेंगे, ठीक है, इसलिए उनको परमिट जारी करने की अनुमति दी गई, ठीक है, मतलब विदाउट परमिट, ठीक है, वह मतलब क्या कर सकते थे, आवाजाही नहीं कर सकते थे। मतलब आपको आवाजाही करना है तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या पारित किया, ठीक है, अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया, और उनको फ्री रूप से, ठीक है, फ्री रूप से उनको मूविंग करने पे क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरवाही टैक्स समझते हैं ना, जो पशुओं को चराने के लिए जो टैक्स दिया जाता था उनको चरवाही टैक्स कहते थे, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, जो जंगल किसी किसी उसी का था, जनजाति समुदाय का ही जंगल था, उसी जंगल में आप पशु को चराने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा, ठीक है, चरवाही टैक्स। एक मध्यकालीन शासक भी था जिसने चरवाहा टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, घरी और मतलब चरा टैक्स लगाया था, कौन लगाया था, घरी और चरा टैक्स, घर के ऊपर टैक्स लगा दिया था, चराई कर भी लगाया था, किसने लगाया था, बिल्कुल, ठीक है, अलाउद्दीन, ठीक है, खिलजी ने भी ये कर लगाया था, ठीक है, तो अब उसी कर को ब्रिटिश सरकार भी लगाएगी। चरवाहों से चरागाहों से चरने का प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, राइट है। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, बाद में ये काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा, गलत है। किसी चरगाह में दाखिल होने से पहले चरवाहों को पास दिखाकर मतलब टैक्स अदा करना पड़ता था, मतलब एक प्रकार का परमिट होता था, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है, तो इसका गलत इसलिए है, ठीक है, चरवाहों से चरगाहों में चरने वाला एक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। देश की ज्यादातर चरवाहों इलाकों पर 19वीं सदी के मध्य में चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। प्रारंभ में बोली लगाकर ठेकेदारों को टैक्स वसूल करने का काम सौंपा गया था, ठीक है, लेकिन 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने करिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से टैक्स वसूला। पहले क्या किया है, जैसे मान लीजिए पास्चर लैंड प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा लैंड है, ठीक है, ठीक है, इस लैंड पे क्या होगा, चरवाहा लोग आएंगे, अपने पशु को क्या करेंगे, चराएंगे। तो यहाँ पे क्या होता था, अंग्रेजी सरकार पहले क्या करती थी, इस लैंड को बोली लगा देती थी, ठीक है, तो चलो कौन इस लैंड को खरीदेगा, तो कोई जमींदार आता था, बोलता भाई साहब हम जो है हमको दे दो ये, बोला ठीक है ये ले लो तुम, इसके लिए तुम हमको क्या करो, 50,000 रुपया दे दो सालाना। अब 50,000 सालाना मिल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब वो जमींदार जो है वो समझेगा से इससे उसको पैसे कैसे निकलेंगे, मतलब जमींदार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसके चरवाहों से वो क्या करे, कर वसूले। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने बोला अपने करिंदा करिंदा का मतलब क्या होता है, अपने अधीनस्थ अधिकारी जो होते थे उनको बोला सर डायरेक्ट तुम चरवाहा से टैक्स वसूलो, ठीक है, मतलब अब इसमें जमींदारी प्रथा को क्या कर दी गई, इसमें जमींदारों को बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे गलती कर दिया क्या है, इसमें प्रारंभ में जो था इसमें क्या था, प्रारंभ में जमींदार था, अब बाद में कौन आया, तो बाद में, ठीक है, कारिंदे आए, मतलब बाद में उसके अधिकारी आए, तो इसमें दोनों में, ठीक है, उल्टा कर दिया है। चलिए, चरवाही टैक्स क्या प्रभाव, चरगाहों का स्तर गिरने लगा, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सभी लोगों के लिए आसान नहीं था सो चरगाही टैक्स दे पाए, तो इसलिए चरगाह का स्तर भी गिरने लगा, और जानवर जो था बड़ी संख्या में भूख की वजह से मरने भी लगे। मसाई लैंड, ठीक है, ज्योग्राफी का बढ़िया क्वेश्चन है। मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला। औपनिवेशिक तातकों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया, बताइए क्या सही है इसमें, ठीक है, बताइए क्या सही है। तो पहला गलत क्यों है, कहां से कहां तक फैला है ये मसाई लैंड,
ईस्ट अफ्रीका में है ना वो उधर। ये किनिया से है, ठीक है। तंजानिया तो सही है, लेकिन किनिया से लेके तंजानिया तक है। कहाँ से है? किनिया जानते हैं ना, किनिया जिनको कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, किनिया से लेके आपको तंजानिया तक मिलेगा। किनिया से तंजानिया, ठीक है। किनिया अलग है, दोनों सेम ही है। नहीं नहीं, दोनों सेम है। किनिया केन्या दोनों सेम ही है, ठीक है। अब मसाई लैंड का विभाजन कर दिया औपनिवेशिक ताकतों ने, ये भी सही है। तो केवल दो स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे इथोपिया नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे केन्या या फिर किन्या, ठीक है। गाना बज रहा है, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह से मतलब क्या हो गई? समाप्त हो गई, ठीक है। अमीर तथा गरीब चरवाहों के बीच में मतलब क्या हो गया? भेदभाव जो था बढ़ गया, ठीक है। ध्यान रखें। तो ये आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे। 26 नंबर का केवल दो सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप में वरिष्ठ जन और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मसाइयों की मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाइयों उपसमूह को मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों की लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह से वरिष्ठ जन योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत अधिक तक कमजोर तो हुई थी, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, ठीक है। इसका स्टेटमेंट दो सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। अब चलेंगे इसका, देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद शब्द, ठीक है, नेशन थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। फ्रांस का ही दिया हुआ है। प्रभुसत्ता राष्ट्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित की गई, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है 1789 में, ठीक है। 1789 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है। और इसी के बाद मतलब क्या होता है? संपूर्ण भूभाग पे एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, उसको जनता क्या करती? हटा देती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने का कारण था, बिल्कुल। सामूहिक पहचान की भावना का विकसित होने का कारण बना। वहां पे अब हमारे यहाँ क्या मातृभूमि होता नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं? मातृभूमि। फ्रांस में क्या होता है? जैसे यूरोप में आप जाओगे ना, तो मातृ नहीं होता, वहां पे ला पाटेरी कहते हैं। जैसे क्या बोला जाता है? पितृभूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं वहां पे? पितृभूमि। हम लोग मातृभूमि कहते हैं ना, वहां पे पितृभूमि कहते हैं। नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिन्हें पुराने राष्ट्रवाद की जगह ले ली, नए फ्रांसीसी झंडे के जगह, ठीक है, पुराने राष्ट्रवाद की मतलब नए फ्रांसीसी झंडे, ठीक है, पुराने राष्ट्रध्वज की जगह पे जगह ले ली। तो बिल्कुल झंडा भी वहां पे क्या हो गया? बदल दिया गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे कदम जो थे वहां पे उठाए गए, जिसके आप देखोगे, ठीक है, जिसके आप देखोगे इससे मतलब क्या होगा? तो राष्ट्रपति की पहली अभिव्यक्ति आपको फ्रांस में देखने को मिलती है। नया झंडा जो बना था वो क्या था? ट्राई कलर था। ट्राई कलर था मतलब तिरंगा था, ठीक है। मतलब तिरंगा हमारा ही झंडा नहीं है, बहुत सारे देशों का झंडा जो होता है तिरंगा होता है, 3 रंग का होता है, इसलिए तिरंगा कहते हैं। फ्रांस में जो झंडा जो 1789 के बाद जो इंट्रोड्यूस हुआ वो भी तिरंगा ही था, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। नेपोलियन जो था नागरिक संहिता लेकर आता। नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता को क्या करता है? नेपोलियन 1804 में सम्राट बनेगा और उसी के बाद मतलब क्या होगा? वो अपना एक नागरिक संहिता जो है वो उसको क्या करेगा? लागू करेगा, ठीक है। जिसको बोलते हैं एक तरह के नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कब लागू किया गया था? 1804 में ही लागू किया गया था। अब देखें क्या था इसमें। तो जन्म के आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पर भी लागू किया गया, मतलब पूरे फ्रांस में तो लागू किया गया, उन क्षेत्रों पर भी लागू किया गया था जो कि फ्रांस के अधीन थे या फिर फ्रांस ने जिनको जीता था। तो सारे के सारे सही, इसको नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चल के इंडिया में कॉर्नवालिस कोड भी आपको देखने को मिलेगा। हैम्सबर्ग समाज, हैम्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, हैम्सबर्ग समाज जो था ऑस्ट्रिया और हंगरी में थी। कहां पे थी? ऑस्ट्रिया और हंगरी में ये समाज जो थी आपको देखने को मिलती है। दिक्कत क्या थी समाज की? ये बहुभाषा थी, बहुत सारे लोग जो थे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज को मतलब क्या करते थे? बोलते थे। इसलिए हैम्सबर्ग साम्राज्य का आगे चल के क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा, ठीक है। यह बहुभाषा और बहुनस्ली साम्राज्य था। ये साम्राज्य ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करता था, बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए आगे चल के क्या होता है? साम्राज्य क्या होता है? टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती, बहुत सारे नस्ल के लोग जाते थे, ठीक है। इसलिए हैम्सबर्ग साम्राज्य जो आगे चल के मतलब क्या हो जाता है? टूट जाता है। ध्यान में रखना, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी पे मुख्य रूप से ये शासन करते थे।
एलए क्या है, ठीक है, एलए की बात करें, एलए क्या है, तो ये एलए की बात करेंगे तो कपड़ा नापने का पैमाना था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कपड़ा मापने का एक पैमाना था। अब दिक्कत क्या था ना एलए के साथ, मतलब एलए के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या था, मतलब कोई कपड़ा को फ्रैंकफर्ट में खरीदते हैं, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पड़ता है, अगर मान लीजिए किसी कपड़ा को अगर फ्रैंकफर्ट में अगर खरीदे, ठीक है, तो इसकी लंबाई जो होती थी, ठीक है, मतलब एक एले में 54.7 सेंटीमीटर मिलता था, ठीक है। अगर इसी कपड़ा को अगर मान लीजिए कि जगह और भी था मेन, वहां पे अगर इस कपड़ा को खरीदा जाए तो वहां पे 55.1 सेंटीमीटर हो जाता था। यही कपड़ा को अगर न्यूरेन, ठीक है, न्यूरेमबर्ग में खरीदते थे, ठीक है, तो ये 65.6 सेंटीमीटर मिलता था। और इसी कपड़ा को अगर किसी एक जगह और भी था, अगर फ्राइबर्ग में अगर इसी को अगर खरीदते थे तो इसकी लंबाई हो जाती थी 53.5 सेंटीमीटर मिलता था एक केले में। तो ये इतनी समस्या जो थी, इसी को नेपोलियन जब आया तो बोला ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। उसने क्या किया, सभी जगह पे सेम चीज को लागू कर दिया, वो नेपोलियन कोड में था। अभी आधुनिक आधुनिक समय से इसका आप तुलना कर सकते हैं। जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स की बात करता है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, सबसे पहले फ्रांस से हुई थी, फ्रांस ठीक में। है। इसकी शुरुआत बहुत साल पहले फ्रांस भी कर दी गई थी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सभी जगहों पे समान, क्या करेंगे, सभी जगहों पे क्या था, समान था। अब फ्रांस में कहीं पे भी चले जाइए, कुछ भी हो दिक्कत नहीं है, सब जगह पे मतलब क्या है, समान चीज चलेगी, समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान टैक्स, समान मीटर। अभी आप भारत में कहीं पे जाए तो 1 लीटर तेल लेंगे तो आपको किसी बर्तन में आप 1 लीटर तेल बिहार में लीजिए फिर झारखंड में लीजिए तो उतना ही मिलेगा कि कम बेस मिलेगा, इतना ही मिलेगा ना। दैट मीन्स क्या, यूनिट एक है। फ्रांस में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन नेपोलियन आता है, इन चीजों को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, सभी जगह पे क्या करता है, बराबर करता है। नेपोलियन अपने यहाँ ही नहीं किया, नेपोलियन ने जहां जहां पर अधिकार किया था, ठीक है, जहां पे फ्रांस का मतलब प्रशासन था, सभी जगह पे इस व्यवस्था को लागू किया। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित क्या व्यवस्था थी। अब देखिए नेपोलियन जो था 1804 में सम्राट बना, 1815 तक वो रहा, उसने पूरा यूरोप को बदल के रख दिया, ठीक है, रेडिकल चेंज किया, मतलब बड़े पैमाने पर उसने क्या किया यूरोप में, मतलब क्या किया, बदलाव किए, ठीक है, खूब चेंज किया। इससे देख के जो आसपास के साम्राज्य जो थे वो बहुत अधिक कुपित हो गए, क्योंकि नेपोलियन क्या था, नेपोलियन तो सम्राट बना लेकिन क्या था, मिलिट्री जनरल था। आसपास के जो सम्राट जो थे, राजा जो थे, नेपोलियन के चेंजिंग देख के उनको डर लगने लगा कि जनता इस प्रकार की चेंजिंग हमारे यहाँ भी करेगी या हमको उखाड़ कर फेंक देगी। तो उसमें था ब्रिटिश साम्राज्य था, उसमें था ऑस्ट्रिया था, उसमें बात करेंगे पर्सिया था। ये सबने मिलकर मतलब क्या किया, प्लान किया से नेपोलियन को पराजित करना है। एक लड़ाई होती है बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन को घेर लिया जाता है, वाटरलू के लड़ाई में नेपोलियन को पराजित किया जाता है। लेकिन नेपोलियन रेडिकल स्तर पे चेंज किया जाता था, चेंज कर दिया था, उसका बुलाया जाता है वियना कॉन्फ्रेंस। क्या बुलाया जाता है, वियना कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। और नेपोलियन के द्वारा जितनी भी चीजों को चेंजिंग जो किया गया था, सबको बोला से फिर से मतलब सबको क्या करेंगे, एक जैसा करेंगे, पहले जैसा था वैसा ही करेंगे। इसको बोला जाता फिर से यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था को, पुरातन व्यवस्था को फिर से कायम करना, नेपोलियन के द्वारा शामिल की गई जो भी चेंजिंग जो किया गया था सबको क्या करना, समाप्त कर देना। और वियना कॉन्फ्रेंस का जो नेतृत्व जो कर रहा था उसका नाम था मेटरनिक था। अब मेटरनिक कैसा था, मेटरनिक जो था पुरातनवादी था। मतलब समझ लीजिए अगर फैमिली में अगर आप जो है तो आप अगर नेपोलियन है तो आपके दादाजी मेटरनिक हो गए। लेकिन पुरातन व्यवस्था को बना के रखने वाला था, मतलब किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं था। नेपोलियन ने जहां जहां के राजा को हटाकर डेमोक्रेसी फैलाया था, सब जगह फिर से उसने राजा बैठा दिए, ठीक है। और उसने बोला था भाई साहब फिर से राजतंत्र आएगा, फिर से चर्च आएगा, अब फिर से मतलब सामाजिक ऊंच नीच जो था फिर से बना के रखेंगे। नेपोलियन ने क्या बोला था, भाई साहब जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा नेपोलियन कोड में। और उसने बोला नहीं, सामाजिक कुछ नहीं जो है समाज में बना हुआ रहेगा। दैट मीन पुरातन व्यवस्था को फिर से मतलब क्या किया इसने, लागू कर दिया गया, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द वियना कॉन्फ्रेंस 1815, ठीक है, एंड चेयरमैन बाय मेटरनिक, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। चलिए, और निजी संपत्ति राज्य के अधीन नहीं रहेगी। निजी संपत्ति पे किसका अधिकार, लोगों का अधिकार। अब भाई साहब निजी संपत्ति पे जब लोगों का अधिकार आप दोगे तो कभी समाज का विकास होगा, कि समाज में कितने परसेंट शक्तिशाली लोग होंगे,
1% शक्तिशाली लोग होंगे, उसी के पास सारा संपत्ति रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत होने लगी, ठीक है। निजी संपत्ति हमेशा किसके पास रहना चाहिए? राज्य के पास रहना चाहिए। राज्य मतलब सबको क्या करेगा? समान रूप से देगा। अब मतलब मेजनी, मेजनी की बात करेंगे तो इटली का एक क्रांतिकारी था। क्या था? इटली का एक क्रांतिकारी जो था मेजनी था, ठीक है। इटली का एकीकरण का श्रेय मेजनी को जाता है, ठीक है। एक मेजनी था, एक गैरीबाल्डी को जाता है, एक जाता था काउंट काबूर को जाता है। ये तीन लोगों ने मिलकर मतलब इटली का एकीकरण किया। हर देश का एकीकरण करने वाला होता है। भारत का एकीकरण किसने किया? सरदार पटेल साहब, बीपी मेमन साहब, लॉर्ड माउंटबेटन, तीनों ने मिलकर भारत का एकीकरण किया। इटली का एकीकरण मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर। उसी में गैरीबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार कहते हैं, मतलब इसने युद्ध लड़ा था। काउंट काबूर की बात करेंगे तो राजनीतिक तौर पर मतलब इटली को मजबूत किया, प्रधानमंत्री बना बाद में, ठीक है। ये व्यक्ति जो था, सबसे बड़ी लीडरशिप की भूमिका जो थी किसमें थी? मेजनी में थी, ठीक है। और मेजनी जो थे लाला लाजपत राय के गुरु थे। लाला लाजपत राय मेजनी से बहुत अधिक प्रभावित थे, आप लोग पढ़े हुइएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें की, ठीक है, मेजनी के द्वारा क्या क्या चीज की गई, इसको जरा हम लोग समझेंगे। तो वो कार्बोनरी की गुप्त संगठन का, ठीक है, सदस्य बना, बिल्कुल। तो ये आपका जो है सही है। उसने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना, पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा था मार्सई, मार्सई में यंग यूरोप, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सही है, लेकिन ये जगह का नाम जो था गलत कर दिया है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जगह का नाम गलती क्या कर दिया है ना, क्योंकि मार्सई में जो था ना, ये मार्सई जो जगह आप देख रहे हो, मार्सई में उसने बनाया था यंग इटली। क्या बनाया था? यंग इटली जो था उसने मार्सई में बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे उसने बर्न में जो बनाया था, उसने बनाया था यंग यूरोप। इसको देश निकाला दे दिया गया था। ये बर्न आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो इटली ने जो यूरोप का जो एकीकरण किया, यूरोप का एकीकरण, इटली का एकीकरण मेजनी ने 1870 में, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण 1871 में, इटली जर्मनी का एकीकरण आसपास होता है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इटली, इसलिए मैं आपको मेजनी के बारे में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इनके विचारों का प्रभाव भारत में भी पड़ेगा। भारत में जो उग्रवाद जो था, कहीं ना कहीं मेजनी के विचारधारा से बहुत प्रभावित है। लाला लाजपत राय पे इनका बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव था, ठीक है। मेटर्निक ने हमारी, ठीक है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे बताया? किसे बताओगे? जस्ट अभी गेस कीजिए, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले पूरा कहानी आपको समझाया हूं। मेटर्निक जो था पुरानी व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा समर्थक था, ठीक है। नेपोलियन मेजनी को था। उसने बोला था से भाई से नहीं, ठीक है, मेजनी को बताया था। नेपोलियन के द्वारा चेंजिंग को तो किया ही था, लेकिन नेपोलियन का कहानी तो यहाँ तक समाप्त हो जाता है ना। उसका मेजनी जो आता है, उसको बताया था हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा मतलब खतरनाक दुश्मन बताया था, ठीक है। मेटर्निक जो था पुरातन चीजों में विश्वास रखने वाला, ट्रेडिशनल चीजों में विश्वास रखने वाला, चेंजिंग को बिलीव नहीं करता था, पुरातनवादी उसको बोलते थे। जबकि क्या था? मेजनी हो गया, नेपोलियन हो गया, ये सब मतलब क्या था? बहुत व्यापक पैमाने पर रेडिकल चेंज इन लोगों ने किया। और इसका स्टेटमेंट भी है एक इसका, जब पूरे फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका स्टेटमेंट है? जब व्हेन फ्रांस नीच, जब फ्रांस सीखता है तो पूरे नेपोलियन। यूरोप को, नेपोलियन ने कहा था, यूरोप, तो यूरोप पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो इससे बहुत चिढ़ता था, नेपोलियन से बहुत चिढ़ता था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश बताया था, ये बनियों का देश है, ठीक है। किसे बताया था? इंग्लैंड को बनिया का देश बताया था। यूनान की बात करेंगे, ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र कब हुआ? ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखें, 1832 में, ठीक है। यूनान की बात करेंगे तो ऑटोमन साम्राज्य 1832 में स्वतंत्र हो जाता है। ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है। क्या होता? ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, और ये साम्राज्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप में आपको देखने को मिलती है। लेकिन 1832 में यूनान इसका हिस्सा था। लेकिन 1832 में एक संधि होती है जिसको बोलते हैं कुस्तुतुनिया की संधि, ठीक है, 1832 में। और उसके बाद मतलब क्या होती है?
इस संधि के बाद यूनान अलग हो जाता है। ये ऑटोमन एम्पायर जो था, ये कभी मतलब जब कुस्तुतुनिया जो था इसकी राजधानी थी, जो कि अभी मॉडर्न डे का तुर्की जो है, ठीक है, वहां पे कुस्तुतुनिया की जगह था, वो शुरू में, ठीक है, ईसाइयों के कब्जे में थी। लेकिन 1453 में एक युद्ध होता है जिसे धर्म युद्ध बोलते हैं, क्रूसेड बोलते हैं। उसमें ईसाइयों पराजित होता है और वहां पे किसका, मुस्लिमों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर बनता है, ठीक है, 1453। रूमानीवाद, ठीक है, जिसको हम रूमानीवाद, रोमांटिसिज्म, जो अभी जस्ट हम थोड़ा पहले बोल भी रहे थे क्योंकि मुझे पता था इसमें आने वाला, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वे एक साझा प्राकृतिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत के राष्ट्र को आधार बनाना चाहते थे। कौन कौन सही है इसमें? ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसमें सही है, कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? ठीक है, तो ध्यान रखें क्या था, तो ध्यान रखें भाषा। क्या था? भाषा था। कि पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भाव, कि रूस, ये यूएसएस रूस जो था बहुत बड़ा समाज था, बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो भाषा जो था ना, बहुत बड़ा चुनौती था कि रूस के कई जगहों पे मतलब क्या होता था, ठीक है, रूसी भाषा के जगह पे अन्य भाषा बोली जाती थी। जैसे पोलैंड में जो भाषा बोली जाती उसको बोलते थे पोलिश भाषा। क्या बोलते थे? पोलिश भाषा वहां पे बोली जाती थी। रशियन गवर्नमेंट ने किया क्या, स्कूल के पाठ्यक्रम से, ठीक है, पोलिश बटा को हटा के वहां पे मतलब रूसी भाषा को थोप दिया। इसके वजह से वहां पे विरोध वगैरह शुरू होने लगे। ठीक है, तो पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो लैंग्वेज था। ठीक है, आप देखेंगे 1848 में फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, तो क्या होगा सही? ठीक है, तो आप देखोगे 1800 यहाँ पे जो क्रांति का शुरुआत जो हुआ 1848 में, कई बार क्रांति आपको मिलते हैं आपको फ्रांस में। सबसे पहले 1789 में थी, 1848 में हुआ। ठीक है, उसके इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। बिल्कुल सही है। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। बिल्कुल। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित करके काम के अधिकार की गारंटी दी गई। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, आप चलेंगे सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? सेंट पॉल चर्च में बात करेंगे, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन, फ्रैंकफर्ट आपको जर्मनी में पड़ता था, यहाँ पे एक संसद का आयोजन किया गया सेंट पॉल चर्च में। ये कब होता है? तो ध्यान रखिएगा 1848 में। कब हुआ? तो 1848 में क्या होता है, इस संसद का क्या होता है, आयोजन होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इटली का एकीकरण में 3 लोगों की भूमिका बताया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, कौन कौन लिखते हैं? एक मेजनी बताया, दूसरा काउंट कावर बोलते थे, एक तीसरा था गैरिबाल्डी। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय जो जाता है ऑटोवन बिस्मार्क को जाता है। ऑटोवन बिस्मार्क को जाता है। ये पुर्सिया के मतलब बात करेंगे, पुर्सिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और जर्मन चांसलर बनते हैं आगे चल के। मतलब पुर्सिया एक जगह है, पर्सिया ने पुर्सिया, उसी के नेतृत्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन किया गया था। अगर पूछेगा जर्मनी का यूनिफिकेशन कब होता है, तो 1871 में, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण होता है। ठीक है, ध्यान रखें कब होता है, 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है। ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना को नौकरशाही की मदद में जर्मनी का एकीकरण किया। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना नौकरशाही की मदद में, ऑस्ट्रिया की सेना ने, किसका बताया मैंने अभी, क्या बताया अभी? पुर्सिया। क्या हो जाएगा? पुर्सिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखें क्या होगा, पुर्सिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, ऑस्ट्रिया नहीं था। 7 वर्ष के दौरान प्रसा, जिसको पुर्सिया जिसको प्रसा कहते हैं, तो प्रसा हो जाएगा यहाँ पे, पुर्सिया कहते हैं उसको। प्रसा, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, तो 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों के युद्ध में ऑस्ट्रिया की जीत होती है? नहीं, ऑस्ट्रिया की जीत नहीं होती है। एक मिनट, प्रसा की जीत हुई। किसकी जीत हुई? ऑस्ट्रिया की जीत नहीं, प्रसा की जीत हुई। ठीक है, ये गलती कर दिया, प्रसा के जगह पे ऑस्ट्रिया जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध करता है। ठीक है, और किसकी जीत होती है यहाँ पे, किसकी जीत होगी? ऑटो वन बिस्मार्क की जीत होगी, और उसके बाद प्रसा के नेतृत्व में क्या होगा, जर्मनी का एकीकरण होगा। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। तो ध्यान में रखना है सबसे पहले बात, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया
और समझिए कि आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पेपर जो होता है, ठीक है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शनल पेपर होता है, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री बोला, ऑप्शनल पेपर होता है बीपीएससी का, इसी तरह के प्रश्न वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रशा के नेतृत्व में, ठीक है, जिस प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया, और इसके लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? इसके लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। ऑस्ट्रिया के साथ किया, डेनमार्क के साथ किया, और फ्रांस के साथ उसने क्या किया? युद्ध किया। ठीक है। और उसके बाद एक वर्षा, वर्षा एक जगह है, ठीक है, वर्षा एक जगह जो कि फ्रांस, वर्षा एक जगह है, वहां पे मतलब क्या होता है, एक समारोह होता है, और वहां पे जाके, ठीक है, पहला जो शासक जो बनता है एकीकृत जर्मनी का, उसका बोला विलियम प्रथम। क्या नाम था उसका? विलियम प्रथम शासक बनता है, जर्मनी जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और उसका चांसलर जो बना वो कौन बना? कौन बना? बिस्मार्क बना। ठीक है। और चांसलर का पद अभी भी आपको जर्मनी में आपको देखने को मिलता है। चांसलर जो होता है वास्तविक प्रधान होता है। चांसलर इज जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ध्यान में रखना। अब तक इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण जर्मनी के एकीकरण से कितने साल पहले? 1 साल पहले होता है। मेजनी क्रांतिकारी आंदोलन का इटली का गणराज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, जोसेफी मेजनी, मेथ्सनी, जिसको मेजनी कहते हैं हम लोग। मंत्री प्रमुख काउंट का जो गणतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस में सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ठीक अस्थायी बलों को हरा पाने में कामयाब रहा। गैरिबोल्डी की बात करेंगे तो नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक में हिस्सा लिया। ठीक है, तो गैरिबाल्डी को इटली का एकीकरण का क्या बोलते हैं? इटली के एकीकरण को क्या बोलते हैं? इसको तलवार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तलवार। तो ये आर्मी से था, तो ये सही है आपका। मेजनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया, वो भी सही है। प्रमुख मंत्री प्रमुख काउंट का गणतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से। तो गणतंत्र में विश्वास तो था, ठीक है, ये कूटनीतिज्ञ तो था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाँ, जनतंत्र, क्वेश्चन में जनतंत्र लिखा ना? जनतंत्र लिखा है। अच्छा, एक मिनट देख लेता हूँ उसमें क्या होना चाहिए, एक सेकंड। ये जनतंत्र में विश्वास रखने वाला नहीं था। ठीक है, ये भी एक क्रांतिकारी ही था, ये भी एक क्रांतिकारी था। ठीक है, ये सही है। ये ऑस्ट्रेलिया पिडमॉन्ट के संधि तो इसने किए थे, लेकिन ये डेमोक्रेसी में बिलीवर नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेमोक्रेसी में बिलीवर नहीं था। ठीक है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट की संधि जो थी 1859 में हुई थी, ये सही है, लेकिन जनतंत्र में विश्वास रखने वाला नहीं था, तो ये गलत हो गया। बाकी एक आधी ने स्टेटमेंट सही है। चलिए, आयरलैंड ने ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड की बात करेंगे। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो 1801 में शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें, 1801 में शामिल किया गया था, बलपूर्वक शामिल किया गया था। और ये सब जब मिलकर मतलब आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। ठीक है, तो आयरलैंड होता है, आयरलैंड का कौन सा आयरलैंड? नॉर्दर्न, नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? यूके बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, सब मिलकर बनाते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व में भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय समाज भी अछूता नहीं रहा, करों में वृद्धि हो गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों का जबरन भर्ती किया गया। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन कर भारतीय सदस्यों ने भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। डैश द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सही पूछना है कि तो ये तो सही है, गलत चुनना है सर। भारतीय सदस्यों की भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। ठीक है, तो बहुत जल्दीबाजी में, यही गलत ले रहा है कि जल्दीबाजी। दूसरा तीसरा तो सही लग रहा है सर। गांधी जी ने 1919 में प्राचीन रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया। ठीक है, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा कर सकते थे। जनता द्वारा रैलियों हड़तालों में इस कानून का विरोध किया गया, भी सही है। गलत, भारतीय सदस्यों के भारी विरोधों के बावजूद तो ठीक है वो बना था पहले ना सर, शायद 17 में ही बना था और 19 में लागू हुआ।
तो जल्दीबाजी में तो सर उस पारित समय नहीं तो किया। ये तब ना सर एक काला कानून का अथी में आ गया था, जब वो जल्दी हाँ। पारित कर दिया गया तब ना काला कानून आ गया, तो उसके लिए नहीं आंदोलन नहीं हाँ, तो किया नहीं, गया। सारा ही ये तो मुझे कानून तो सही लग पहले रहा है ना। बना है। अरे तो सही एक्ट तो तो सब बहुत लग रहा पहले है। बना था ना सर। भारतीय सदस्यों सर के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने, सर ब्रिटिश संसद में अच्छा भारतीय ब्रिटिश सदस्य संसद गलत है, अरे ब्रिटिश संसद गलत है, यह ब्रिटिश संसद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इम्पीरियल संसद। क्या होगा, क्या होगा, इम्पीरियल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको भारत के संसद से इसको पारित किया गया था। ये गलत हो सकता है, हालांकि क्या पता, क्या इसे पता नहीं चल रहा, ये गलत हो। ब्रिटिश संसद से तो ब्रिटिश संसद के बावजूद भारत में भी देखते, ये सस्पिशियस क्वेश्चन है। 1919 में खिलाफत समिति के गठन कहाँ पे किया गया? खिलाफत कमेटी लखनऊ खिलाफत समिति ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बंबई में नहीं, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ पे गया? बंबई में। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य से रिलेट करता है। ठीक है, किससे रिलेट करता है? ऑटोमन साम्राज्य से लिपट करता है। किनका माइक तो कर रहा है? ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कब कर दिया गया था? 1924 में सर। ठीक है, 1924 में, बिल्कुल ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य को, बिल्कुल ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य को 1924 में जो था समाप्त कर दिया गया था। ध्यान में रखेंगे, कब समाप्त किया? 1924 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी? इन्होंने 1909 में लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब लिखा था? 1909 में लिखा था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो था 1909 में लिखा था। ठीक है, अब 40 नंबर, असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। तो असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कीजिए विचार। फिर वही क्वेश्चन आ गया, कितना वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग ने की थी। ठीक है, सभी पार्टियों के परिषद चुनावों का बहिष्कार किया। सभी पार्टी ने परिषद चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। ठीक है, भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये सही है, ये और ये सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है, मतलब 1 और 3 सही है। सभी पार्टी ने नहीं विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था काउंसिल में प्रवेश करके जरिए, ठीक है, उन्हें वो अधिकार मिल सकते हैं। तो मद्रास में जस्टिस पार्टी ने विरोध नहीं किया था। अवध किसान सभा, ठीक है, तो ध्यान रखें, इसका गठन 1920 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू यहाँ के सदस्य थे। बाबा रामचंद्र कुछ अन्य लोगों का नेतृत्व नहीं इसका, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं ने अवध किसान संघर्ष के इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया था। ऑल स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चलेंगे आगे, और यहाँ पे अवध में अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसान का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ध्यान रखिए, उनका नाम था बाबा रामचंद्र। क्या नाम था? बाबा रामचंद्र, जो कि गिरमिटिया मजदूर थे। और जब ये बिहार जब आए थे तो ये अपने शरीर पे मतलब क्या लिखवा के चलते थे? ठीक है, बीपीएससी 68 बीपीएससी में पूछा था क्वेश्चन, क्या बोलते उसको? राम, पूरा चौपाई वगैरह लिखा के पीठ पे मतलब चलते थे, ऐसा कुछ था। गुडम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विद्रोह कर्नाटक के गुडम पहाड़ियों में 1920 में हुआ। पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूजी सीताराम राजू ने किया। ठीक है, ये तक अल्लूजी सीताराम राजू होगा तो कर्नाटक नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश होगा। कहाँ से आते थे वो? आंध्र प्रदेश से आते थे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में होता है। ठीक है, अल्लूजी सीताराम राजू ने किया था। राजू महात्मा गांधी के महानतम गुण गाते थे। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसी पे फिल्म बना है तिरपाल आर। ठीक है, अब आगे चलेंगे। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन के चयन करें। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के संबंध में असहयोग आंदोलन के पहचान राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक होकर स्वराज पार्टी का गठन किया। बिल्कुल सही है, राजनीतिक में विश्वास रखते थे ये लोग। शियादास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे। परिषद में राजनीति की, ध्यान रखें, परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे। सही है सर। सही है, वे 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। ठीक है, स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, ये भी सही था। पहला वाला क्यों गलत हो? असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत ले रहा है। क्यों गलत ले रहा है?
सर स्वराज पार्टी का गठन तो 1923 में हुआ था ना, सहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित कर दिया गया, तो ये तो पहला सही लग रहा है। कांग्रेस से फिर तक कांग्रेस के ही सदस्य थे ये दोनों, ये भी सही है। उसके भीतर ही हाँ ठीक है, कांग्रेस से सीधे, कांग्रेस से उसके अलग नहीं, भीतर ही कांग्रेस के भीतर ही। ठीक है, कांग्रेस के भीतर। बेहतर ही करना ठीक है, था ना। हाँ ये कांग्रेस के भीतर ही। ठीक है, कांग्रेस के भीतर। ठीक है, अलग नहीं हो गया। ठीक है, यही गलत है इसका। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ब्रिटिश की लिबरल सरकार ने सर जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए इसका। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, इनके बारे में सुझाव देना था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए। भारत में इसके विरोध के देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस का ऐलान किया। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट की बात करेंगे सही। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है? लेबर पार्टी होगा। लेबर पार्टी, हाँ हमको भी लग रहा था सर, लिबरल नहीं होगा। ये टोरी गवर्नमेंट थी। ठीक है, कौन सी पार्टी से आती थी, एक मिनट देखने दीजिए। इसमें इसका गवर्नमेंट का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है, लेकिन ये दूसरा तीसरा तो सही है। यहाँ पे पक्का लिबरल सरकार नहीं होगा। ठीक है, या तो वहां पे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, टोरी गवर्नमेंट कंजर्वेटिव हो सकती है। उसी का हिंदी लिबरल होता है, कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव का हिंदी लिबरल होता है? उल्टा होगा। हाँ, नहीं तो देख लीजिए क्या होता है। ये गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर इसको एक बार देख लीजिएगा। सोल्यूशन में देखिए तो क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो इसका आंसर की बात करें। इसका 2-3 दिया है, पहला वाला गलत है। उल्टा हो गया ना सर, सर मतलब उदार नहीं, हाँ, कंजर्वेटिव लिबरल का मतलब उदार होता है। अब आते हैं समन्वय आंदोलन को वापस लेने पे गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर कब किए? कब होता है समझौता पर हस्ताक्षर? 5 मार्च 1929 को, गांधी इरविन पैक्ट। भारा विरोधी आंदोलन के बारे में बात करना है। बात की भारा विरोधी आंदोलन। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जमींदारों को पट्टों से जमीन लेकर खेती कर रहे थे, उसके लिए था। आंदोलन जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा आंदोलन का समर्थन किया तो नहीं किया था। ठीक है, पहला दूसरा सही है, खुलकर समर्थन नहीं किया था। ठीक है, जहां पर भी जमींदार की भूमिका आएगी, कांग्रेस खुलकर समर्थन नहीं करेगा। जमींदार के खिलाफ कांग्रेस नहीं गया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का गठन कब किया गया? 1927 में फिक्की का गठन किया गया था। ठीक है, फिक्की का गठन कब किया गया था? 1927 में। ठीक है, किसने किया था? पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जीडी बिरला। ठीक है, पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे उद्योगपतियों ने मिलकर किया था। राष्ट्रीय आंदोलन महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ एवं अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। सही है ये। ठीक है, कांग्रेस औरतों के महत्वपूर्ण जगह देने से सिखाती थी। असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो किसी भी तरह कोई भी असत्य कथन नहीं है, सारा कथन सही है। ठीक है, गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, ये बात जो लिखा हुआ है ना, ये सही बात है। ठीक है, गलत नहीं। गांधी जी ऐसा बोले थे, मतलब गांधी जी थोड़ा ना स्त्री विरोधी तो थे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उनकी पत्नी से भी नहीं बनती थी। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ एवं अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। ठीक है, और कांग्रेस औरत को महत्वपूर्ण जगह देने से सिखाती थी। सारे के सारे स्टेटमेंट सही, कोई भी गलत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने ठीक है किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1930 में किया था। ठीक है, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? इसको डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में।
अब चलते हैं। सन्यासिनी रूपी भारत माता की व्याख्या विख्यात छवि किसने बनाया था? अमिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। भारत माता की पेंटिंग किसने बनाया था? अमिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अमिंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं का शिष्य का नाम क्या था पता है? अरे ये नंदलाल वो जो बोस। ये जो लिखे हैं संविधान वही ना? नंदलाल बोस जो थे इनके शिष्य का नाम था। आगे चल। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा पीला और लाल रंग थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया। यह झंडा सफेद लाला और सफेद हरा और लाल था। बताए असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी असत्य कथन नहीं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित किया गया? रात ही ये क्वेश्चन हुआ है, उम्मीद है गलती नहीं करेंगे। वर्धा। वर्धा। ठीक है, कहाँ पे हुआ? वर्धा में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? वर्धा में हुआ। ठीक है। इनक्विजिशंस क्या थे? इनक्विजिशंस क्या थे बताइए? एक रोमन कैथोलिक संस्था है। क्या था? एक रोमन कैथोलिक संस्था को बोलते हैं। ठीक है, एक रोमन कैथोलिक संस्था है। ठीक है, देखिए ईसाई समुदाय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है कैथोलिक, होता है जो कैथोलिक चर्च को मानता है। ठीक है, एक क्या होता है? प्रोटेस्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि ईसाइयों में अंतर नहीं है, एक इस्लाम में नहीं, सब धर्म में बटा हुआ है। ठीक है, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, छापा खाना की प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रहे जनमत की आंधी निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ठीक है, ये कथन किसका है? ठीक है, मर्सिया का स्टेटमेंट है। किसका है? मर्सिया का स्टेटमेंट है। ठीक है, छापा खाना, ठीक है, प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। ठीक है, इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ठीक है, जहां न पहुंचे रवि वहां भी पहुंचे कवि। ठीक है, तो छोटे छोटे किताब छापे गए जिसकी कीमत मात्र 1 पैसा होती थी, उसको बोला गया 1 पैसिया मैगजीन। ठीक है, 1 पैसिया मैगजीन बोला गया, जो कि सभी लोग खरीद सकते थे। ऐसे जो बातें जो लिखी गई, ज्ञान की बातें थी, सरकार की बुराई, राजा की बुराई की गई, उस बात के लेकर किया गया, लोगों में जागरूकता फैला। इससे मतलब क्या हुआ? तो यही जागरूकता जो आगे चल के चीजें निकल कर आती है। ठीक है, कार्यक्रम का निर्धारण करें। ठीक है, प्रेस के निर्माण में धातु से होने लगा। प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, ध्यान में रखेंगे। ये सबसे पहले, यही सही है आपका। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार उसके बाद हुआ। ऑफसेट प्रेस का आविष्कार, बिजली से चलने वाला प्रेस का आविष्कार हुआ है। पूरा क्रम में ही दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस पर प्रकाशित किया गया? मतलब उसको प्रिंट किया गया। कब किया गया? तो 1810 में किया गया। किसमें? 1810 में किया गया। ठीक है, किसमें लिखा था? अवधि में लिखा था। किसमें लिखा था? अवधि में। ठीक है, किस भाषा में? अवधि भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, सर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था सबसे पहले? चीन में हुआ था। चीन में हुआ था, लेकिन इटली का एक व्यक्ति था, इटली का नहीं, जर्मन था वो, जर्मन था सर, गुटेनबर्ग। देख लीजिएगा, इटली या जर्मन का होगा। हाँ, गुटेनबर्ग उसको यूरोप में लेकर जाता है। ठीक है, इटली का या फिर जर्मन जाओ, उसको यूरोप लेकर जाता है प्रिंटिंग प्रेस की कला। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने? स्त्री धर्म विचार, स्त्री धर्म विचार, इसने पुस्तक को राम चड्डा ने लिखा था। किसने लिखा था? राम चड्डा ने लिखा था स्त्री धर्म विचार पुस्तक। ठीक है, रामचंद्र ने औरतों को आज्ञाकारी बीबिया बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति धर्म स्त्री धर्म विचार लिया था। मतलब औरतों को कैसा बनना चाहिए? आज्ञाकारी बीबी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने किताब लिखी थी आज्ञाकारी वाइफ। ठीक है, इसे स्त्री धर्म विचार पुस्तक लिखी रामचंद्र, बेस्ट सेलिंग हो गई थी। मोसोपोटामिया के लेखन कला के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न पे विचार करें। मोसोपोटामिया, दरगाह सर फुरात नदी के, डगरस था, क्या था ना भाई, दजला, दलजा और फुरात नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास होता है। इसको हम मोसोपोटामिया के सभ्यता के नाम से जानते हैं। आधुनिक इराक का जो क्षेत्र है, वहां पे ये सभ्यता आपको देखने को मिलता था। यहाँ पे एक संहिता बनी थी जिसको बोलते हैं हम्मुराबी संहिता। ठीक है, जिसको बोलते थे अगर कोई जो काम करता था, अगर वो जो काम किया, उसको उसी तरह का सजा दे। तो अगर तुमको उसने मारा है, तुम भी उसको मारो, तुम्हारे पैर तोड़ दिए तो तुम भी उसका पैर तोड़ दो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम्मुराबी संहिता। वो मोसोपोटामिया का ही शासक था। ठीक है, मोसोपोटामिया को लोग मिट्टी के पत्रिकाओं पर लिखते थे। ठीक है, बताना सही है। उनकी उनकी अक्कादी भाषा का स्थान किलानार सुमेरियन भाषा ने ले ली। ठीक है,
किलादार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर तथा व्यंजन की तरह होता था, जिसका उनकी भाषा पढ़ी जा सकती थी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये दोनों स्टेटमेंट गलत लिया है, बाकी पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, गलत क्यों है? गलत इसलिए है इस सुमेरियन सभ्यता जो है सबसे पहले लेखन कला यहीं पे विकसित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान, ठीक है, धीरे धीरे अक्कादी ने ले लिया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो ये सुमेरियन का स्थान इसने लिया था, ना कि इसका स्थान इसने लिया था, तो उल्टा कर दिया। किलाकार अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा स्वर तथा व्यंजन की तरह जिसमें उनकी भाषा पढ़ी जा सकती थी। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी जो है सो आपका गलत है, क्योंकि इसमें दोनों को दोनों स्टेटमेंट गलत है। ध्यान में इसको रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, मुझे पता भी नहीं है इसके बारे में और यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, तो दोनों गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उनकी सुमेरियन भाषा का स्थान किला का, ठीक है, अक्कादी भाषा ने ले ली थी, ये सही है। मेसोपोटामिया मतलब समाज के बारे में चीजें लिखी हुई है, कौन सी सही है बताइए? एकल परिवार का आदर्श। ठीक है, यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे ये, ठीक है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। चलिए, मेसोपोटामिया समाज के समय लिख करने पर चर्चा, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पिता परिवार का मुखिया होता था, पिता के घर पशुधन खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। ठीक है, तो सारे के सारे सही है। मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, ठीक है, मतलब बढ़िया थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की तरह जल निकासी की व्यवस्था भी थी। कमरे के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन से खुले दरवाजे से आती थी। तो बात करेंगे, पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, ठीक है, तीसरा वाला गलत है, बाकी सब। ये मेसोपोटामिया के समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जल निकासी की नलिया और मिट्टी की नलिकाएं नगर के घरों में भित्ति आंगन में पाई जाती थी, जिससे समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था। अब वर्षा पानी का निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में बनी हुई हौजों में ले जाया जाता था। ऐसा कच्ची गलियों में कीचड़ बनने के लिए किया जाता था। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियां से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। तो कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं, ठीक है, दरवाजों से आती थी जो कि आंगन की तरफ खुला जाता था, यही गलत है। मतलब एक आधो स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। अब चलते हैं, कुछ प्रश्न और भी रह गए हैं। रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, रोमन साम्राज्य, ठीक है, एकल परिवार था, पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था। मेसोपोटामिया से उल्टी थे, यहाँ पे पिता के पुत्री का अधिकार था। पति पत्नी को अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था, बिल्कुल, मतलब पति का संपत्ति अलग और पत्नी का संपत्ति अलग। ठीक है, यहाँ पे क्या, पति पत्नी का एक ही संपत्ति होता है, लेकिन वहां पे अलग अलग था। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में विचार करें। जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी, जैतून का तेल। ठीक है, इटली की सोने और चांदी की खदाने में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, ठीक है, जिसको वाटर लूम कहते थे। तो उस समय सुगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, गलत है। बाकी जो है आपका दो स्टेटमेंट सही है। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, ये गलत है। ठीक है, रोमन व्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों के द्वारा लिया जाता था, सही है। ठीक है, पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े के मजदूरों को प्राथमिकता दी गई, ये भी सही है। अब प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋणग्रस्तता रोमन साम्राज्य को व्याप्त थी, मतलब गांव के लोग बहुत अधिक कर्जदार थे। रोमन व्यवस्था श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, गलत है, क्योंकि ध्यान दिया जाता था, क्योंकि रोमन साम्राज्य में, ठीक है, दासता की जड़ें बहुत गहरी थी। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम जो होता था, ठीक है, अधिकांश श्रम जो होता था किसके द्वारा होता था, दासों के द्वारा ही होता था, इसीलिए, ठीक है, श्रम प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से होता था। मंगोलों से संबंधित यास क्या थी? ठीक है, मंगोल की संबंधित यास की बात करेंगे, तो मंगोलों से संबंधित यास की बात क्या करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे,
तो ध्यान में रखना है, ये मंगोलो जनजाति के परंपरागत प्रथाओं का मतलब क्या था, संकलन था। ठीक है, जो उनकी प्रथा का जो संकलन जो था, कंबाइंड जो था, पुस्तक जो थी, उसको क्या बोलते थे, यास बोलते थे। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत पे क्या परिणाम हुए, ठीक है, तो अमेरिकी गृह युद्ध के आपको भारत पे भी आपको परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या क्या थी, उत्पन्न हो गई। ठीक है, ब्रिटिश की निर्भरता भारतीय कृषि पे बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका से उनको बाहर निकलना पड़ा। तो अब कहाँ पे जाएंगे, तो अमेरिका जैसा उपनिवेश कहाँ था, कहीं भी नहीं था। तो उसकी डिपेंडेंसी की बात करेंगे, भारत पे बहुत अधिक बढ़ जाती, क्योंकि उनको अमेरिका छोड़ना पड़ा। ठीक है, अब देखेंगे सर आगे। पहला स्टेटमेंट कैसे सही हुआ, ये नहीं समझ में आया सर, क्योंकि अमेरिका का गृह युद्ध होता है तो भारत में तो देखिए, कच्चे माल की भारतीय समस्या बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनको अच्छा जो था कपास नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कपास कहाँ से आता था, कपास अमेरिका से आता था। कपास कहाँ से आता था, कपास कहाँ से आता था, अभी भी अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा कपास का उत्पादन करने वाला है। ठीक है, व्हाइट कॉटन, ठीक है, व्हाइट बॉल जो होता तो कहाँ से आता था, अमेरिका से आता था, वो मिलना बंद हो गया। तो भारतीय जब बुनकर जो था, जो कपड़ा बुनने का काम करते तो उनके पास कच्चे माल की समस्या जो थी बहुत अधिक तक क्या हो गई, दिक्कत होने लगी। ब्रिटिश क्या करते थे, अमेरिका से कपास लाते थे, भारत में उसको बेचते थे, जगह जगह पे बेचते थे। इनसे भारतीय बुनकर जो था चलता था। ठीक है, मतलब सूरत में जो बुनकरी, सूरत जैसा जगह था जहाँ पे बुनकरी खूब होती थी, वहां पे मतलब इसी के सहारे पेट पाला जाता था उनका। ठीक है, इनसे मतलब क्या, उनमें आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, ओके सर। आप देखिए, दुनिया में कहीं भी कुछ होगा ना तो उसका असर, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के जमाना में सब जगह पड़ता है। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था, कहाँ भेजते थे सबसे ज्यादा गिरमिटिया मजदूर को, कैरेबियन कंट्री भेजते थे। ठीक है, कैरेबियन कंट्री भेजते थे। अभी भी गिरमिटिया मजदूर से भरा हुआ है। 18वीं सदी के अंत में दर्शकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का संदर्भ निधि करने पर विचार करें। इसमें ब्रिटेन के बाद तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग में तीव्र वृद्धि हुई। ठीक है, ध्यान में रखना है, उद्योगों के विकास में कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी गई। ब्रिटेन सरकार बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी। ठीक है, ध्यान में, ये गलत है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, देखेंगे जिस यहाँ पे क्या हुआ, मार्शल लॉ नहीं था, इसको बोलते थे कॉर्न लॉ बोलते थे। क्या बोलते थे, कॉर्न लॉ। ध्यान में रखेंगे, ब्रिटिश सरकार बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी कॉर्न लॉ के तहत लगा दी गई थी। ठीक है, इस कानून के बाद व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का, हाँ ठीक है, तो मार्शल लॉ नहीं था, कॉर्न लॉ था। ठीक है, इस कानून के बाद व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के विरोध के कारण क्या करना, हटाना पड़ा था कॉर्न लॉ। तो दो, एक और दो सही है। औद्योगिकरण के युग के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंग्लैंड और यूरोप के फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगी। ठीक है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण के नाम से दिया है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका कोई भी कथन सत्य नहीं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ठीक है, 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी, ठीक है, मतलब उसके बाद नहीं, ठीक है, पहले भी क्या था, पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। इंग्लैंड और यूरोप के फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण का नहीं, ठीक है, स्थापना से पहले का चरण। ठीक है, पहले का चरण जो था उसको क्या बोलते हैं, आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितना बेसिक गलती है। औद्योगिकरण के यूरोप में, औद्योगिकरण के युग में यूरोप क्या था, गिल्ड क्या चीज का था, ठीक है, ठीक है, नहीं, उत्पादकों का संगठन को गिल्ड बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, उत्पादकों का संगठन को क्या कहा जाता था, गिल्ड बोला जाता था। निम्न कथनों पर विचार करें, सूती उद्योग और रेल निर्माण के उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक में औद्योगिकरण तक, ठीक है, पहले चरण में सबसे बड़ा, ठीक है, उद्योग बन गया था। ये सही है। ठीक है, तो सूती उद्योग तो था लेकिन रेल उद्योग नहीं था। सूती उद्योग के अलावा, ठीक है, कपास उद्योग होगा। क्या होगा, कपास उद्योग होगा। ठीक है, तो केवल दो सही है।
19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस समय 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी, ठीक है। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनिंग के मशीन का इस्तेमाल था, ठीक है। ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। स्पिनिंग जेनिंग क्या थी? सूत काटने की मशीन थी। क्या थी? सूत काटने की मशीन थी, ठीक है। तो सूत काटने की मशीन में बहुत सारे महिलाएं जो थी काम में लगी हुई थी। लेकिन क्या होता है, जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ तो मतलब बहुत सारे लोग के जगह पे जो सूत काटने का काम करते थे मशीन के द्वारा होने लगा। तो जो लोग इसमें काम में लगे हुए थे उन्होंने मतलब क्या किया, उनको हटा दिया गया, ठीक है। इसके वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गया। महिलाओं ने मतलब क्या किया, जिस इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनिंग था सब पे महिलाओं ने हमला किया, मशीन को तोड़ दिया, क्योंकि वो लोग क्या हो रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे। ठीक है, 10 से 20% इन्फ्लेशन नहीं पहुंची थी, ठीक है। कितनी पहुंच गई? 75% तक बेरोजगारी पहुंच गई। औद्योगिकरण में जब मशीनों का मतलब औद्योगिक उत्पादन जब मशीनों से होने लगा तो बेरोजगारी 75% तक चली गई, क्योंकि मशीन क्या करता था, एक मशीन सैकड़ों लोगों का काम कर देता था। तो क्यों रखा जाएगा उस आदमी को? अब मान लीजिए खेत को जोतने के लिए कितना, एक खेत को जोतने के लिए 8 से 10 लोग लगते थे, 3 से 4 दिन में खेत पूरा जोता जाता था। ट्रैक्टर उसको 10 मिनट में करके चला जाता है। तो 10 लोग बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? दैट्स द रीजन, ठीक है। एआई भी बहुत बड़ा बेरोजगारी लेकर आएगा, आप देखिएगा ना। उपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में पश्चिमी तट पे स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा था, जहां से भारत द्वारा, ठीक है, निर्यात 75 में होता था। बिल्कुल, भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया के बंदरगाह से जुड़ा था। दोनों को दोनों क्या? अरेबियन सी है कि भारत खाड़ी? भारत का पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह, ठीक है, भारत खाड़ी एवं इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, भारत खाड़ी को क्या बोला जाए इंडियन में? सही है, गल्फ होगा, नहीं ठीक है, सही है, दिक्कत नहीं है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अध्यक्षता किसके द्वारा? चर्चा के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। और 80 के बेटन वुड्स सम्मेलन 1944, 1945 में क्या हुआ? विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक और किसका था यार? IMF की स्थापना हुई थी, IMF, ठीक है। तो ध्यान में रखना।